हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीटीसी स्टडी। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल महाशिवरात्रि था, इस कारण से मैं कल का क्लास नहीं ले पाया आप लोगों के लिए। कुछ बिजी था और साथ साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी था, फीवर हो गया था, जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए कल का क्लास लेकर के नहीं आया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे नाराज नहीं होंगे बच्चों। आज मैं आप सबों के सामने फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं क्लास 10th का फिजिक्स अभी स्टार्ट कर चुका हूँ। मैं जल्द से जल्द केमिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि पिछले लेक्चर में, लेक्चर 4 में, मैं आप लोगों को दर्पण के कुछ विशेष तथ्य को बताया था। इसमें आपका हो गया ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकसांतर, मुख्य फोकस, इन तमाम चीजों के बारे में मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाएं, पहले उन्हें देखें, क्योंकि पिछला लेक्चर देखे बिना आप लोगों को संभवतः ये वीडियो उतनी अच्छी से समझ में नहीं आएगी जितना कि आप लोगों को देखने के पश्चात आएगी। तो आप लोग उसे जाएं, देखें। तो मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करूंगा। अब मैं डायरेक्टली लेकर चलता हूं आपको आज की टेस्ट थ्योरम की तरफ। तो जैसा कि पता है आप लोगों को, मैं पिछले लेक्चर में बता दिया था कि आज मतलब अगले लेक्चर में आने वाला वीडियो की F बराबर R/2, यानी कि अवतल दर्पण में आप लोगों को पता है कि जो F होता है वो F वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, या हम बोले तो वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो चलिए हम लोग उस थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो हमें देखना है आज अवतल दर्पण में F बराबर R/2, या कहे तो हम बोल सकते हैं R बराबर 2F। तो आप लोग इसे देखें, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स भी कई बार यहां से आया हुआ है। ये जो अवतल दर्पण में, दर्पण कोई भी हो, हम बोल सकते हैं गोलीय दर्पण भी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया था कि गोलीय दर्पण का ही 2 टाइप्स है। एक है मेरा कॉनकेव मिरर और दूसरा है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। एक है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण सभी समांतर किरणों को, प्रधान अक्ष के समांतर जितना भी किरणें आती है, उन सभी किरणों को रिफ्लेक्शन के मतलब परावर्त करने के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर उसे अभिसरित कर देती है। इसी अभिसरण गुण के कारण हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। जी हाँ बच्चों, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि वो सभी समांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं हम लोग। तो आइए देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनता है। कहता है यहाँ पे कि फोकस दूरी जो है ये वक्रता त्रिज्या की होती है। तो क्या होती है? तो ये फोकस दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। लेकिन अगर इसी को उल्टा के बोले तो वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की क्या होती है? तो ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो आइए हम लोग चलते हैं इस थ्योरम की तरफ। सबसे पहले हमें बना लेना है एक अवतल दर्पण। जैसा कि आप लोगों को पता है, अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ रहता है। तो देख सकते हैं ये अवतल दर्पण का परावर्तक सतह है, ये धंसा हुआ है। और इसका आपको पता है कि दर्पण का जो एक भाग होता है वो रजतित किया हुआ रहता है, जैसा कि हम रजतित कर चुके हैं इधर से। अब देखिए, हम सबसे पहले इनका नाम दे देते हैं M डैश। जी हाँ बच्चों, इस दर्पण का नाम हम लोग दे दिए M डैश, यानी कि M डैश नाम का एक अवतल दर्पण है। इसमें हम लोग एक प्रधान अक्ष खींच लेंगे, ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष। और इस प्रधान अक्ष जो है ये कहीं न कहीं इस दर्पण के किसी न किसी बिंदु पर जाकर मिली हुई है, यानी कि ये ज्यामितीय केंद्र कहलाएगा। और आपको पता है कि ज्यामितीय गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र होता है वही हमारा पॉल कहलाता है, यानी कि ध्रुव कहलाता है। जी हाँ बच्चों, ध्रुव कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे एक बिंदु हो जाएगा हमारा मुख्य फोकस,
और एक बिंदु यहाँ पे हम दे देंगे वक्रता केंद्र। जैसा कि आप लोगों को बताया था मुख्य फोकस के बारे में, अभी जस्ट बताया 2 मिनट 3 मिनट पहले, आप लोग समझ गए होंगे। जो समांतर किरणें आई और परावर्तन के बाद फोकस से मतलब प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर मिली, जो बिंदु मुख्य फोकस कहलाया था, वही मुख्य फोकस ये है, आगे वक्रता केंद्र है। और मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि गोलीय दर्पण में जो है अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र बनता है वो हमेशा दर्पण के सामने बनता है, लेकिन अगर इसी की बात हम उत्तल दर्पण में जाकर करें तो उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र बनेगा वो हमारा दर्पण के पीछे बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। चलते हम आगे। अब हम यहां से क्या करेंगे, एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर गुजारना है हमें। एक किरण जो है हम प्रधान अक्ष के समांतर गुजार दिए, और इस किरण का नाम हम लोग दे सकते हैं ए बी। जी हाँ बच्चों, इस किरण का नाम हम लोग दे दिए ए बी। ये किरण आपतित हुई है। अब हमें बताइए आप लोग, जो प्रधान अक्ष के समांतर किरणें गई है, ये परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर निकलेगी? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रधान अक्ष से समांतर जाने वाले प्रत्येक किरणें, सभी किरणें वो मुख्य फोकस से होकर वापस निकल जाती है, मुख्य फोकस से होकर वापस निकल जाती है। अब उसके बाद देखिए आप लोग, यहां कहीं ना कहीं आपतित किरण जो है प्रधान अक्ष के आपतित किरण जो है कहीं न कहीं देखते हैं किसी न किसी बिंदु पर टकराई है। जो इस बिंदु पे ये टकराई है, इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। और आप लोगों को पता है कि आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं वही हमारा अभिलंब कहलाता है। तो हम आपतन बिंदु पर लंब डालते हैं इस प्रकार से। ये हमारा अविलंब हो गया। हाँ बच्चों, ये अविलंब हो गया। अब आप लोग देखें, यहाँ जो आपतित किरण है और इधर हो गया एक हमारा अभिलंब। तो आप लोगों को पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो यहाँ जो कोण बन रहा है इसे हम लोग बोलेंगे आपतन कोण, यानी एंगल आई। यहाँ बच्चों इसे बोलेंगे हम एंगल आई। उसके बाद एक अविलंब, इधर फिर से अविलंब, और इधर हो गया हमारा परावर्तित किरण। तो इन दोनों के बीच भी एक कोण बन रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण, यानी कि आर, हम आर से इसको डिनोट करते हैं इसलिए हम आर लगा दिए, या फिर एंगल आर भी हम बोल सकते हैं, एंगल आर से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद देखिए आप लोग, यहां से कहीं न कहीं देखा जाए, आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इस थ्योरम में। अब आगे अगला प्रोसेस क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले भाषा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स में 6 मार्क्स का, केमिस्ट्री में 5 मार्क्स का रहता है, और बायोलॉजी में 5 मार्क्स का, लेकिन फिजिक्स सब्जेक्ट में आपका 6 मार्क्स रहता है, जिसमें फिगर बनाना बहुत ही नेसेसरी होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा भाषा भी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाषा और फिगर पर भी हमें 2 से 2.5 मार्क मिल जाता है। तो इसका भाषा हम कैसे लिखें, तो हम बोल सकते हैं, माना कि एम डैश नाम का एक अवतल दर्पण है, जिसमें पी ध्रुव है, एफ मुख्य फोकस और सी वक्रता केंद्र है। इसमें एक ये भी आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल गई है, और यहाँ जो है बी आपतन बिंदु है, और हम बी से एक अभिलंब डाल दिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि सी बी को आपस में मिला दिए। फिर हम चलेंगे थ्योरम की तरफ। तो इतना बात से आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे मान लेंगे, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसमें इसमें पी ध्रुव, सी वक्रता केंद्र तथा एफ मुख्य फोकस है, एफ मुख्य फोकस है। यहाँ बच्चों आप यहाँ पे एक चीज और फिर से देख लें, ये जो एफ है ये मुख्य फोकस है,
ये जो मुख्य फोकस है और यहाँ पे जो एफ लिखे हैं ये फोकस दूरी है, यानी कि फोकस मुख्य फोकस को हम एफ से डिनोट करेंगे, कैपिटल एफ से, लेकिन वो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, इसलिए उसको हम जो है ना स्मॉल एफ से ही डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। फिर इसके बाद आप लोग देखें यहाँ पे एक आपतित किरण आई हुई है ए बी, तो हम बोलेंगे ए बी आपतित किरण, ए बी आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस एफ से होकर निकलती है। ये मुख्य फोकस है, ये एफ से होकर के निकलती है। इसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि बी से लंब डाले हैं, एक अभिलंब है ये हमारा बीसी, या नहीं तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बीसी को मिलाए या बीसी को मिलाया गया, मिलाया गया। तो इतना बातें हमें लिख लेना है। और यहाँ जो है हमें जो प्रूव करना है इसे भी लिख लेना है एक बार। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, F बराबर R/2 या नहीं तो R बराबर 2F। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इतना कुछ लिखने के बाद अब हम लोग चलेंगे थ्योरम की तरफ। तो देखिए अब तो आइए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम पे अगर हम चले तो यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के तरफ। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चले फिगर की तरफ एक बार, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एक आपतन कोण बन रहा है, नीचे में परावर्तन कोण बन रहा है। इनका नाम बताइए, तो इनका नाम हो जाएगा ए बी सी। यहाँ जो कोण बन रहा है ए बी सी, ये कोण बना, इसे हम लोग लिख लेंगे एक बार, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा ये परावर्तन कोण के। इस परावर्तन कोण का नाम क्या हो जाएगा, तो एफ बी सी बोल सकते हैं इसे, एंगल एफ बी सी। ये हो गया हमारा। इसे जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ बच्चों इसे जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ जो है ये तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से ऐसा हुआ, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ए बी जो है ये सीपी के समांतर है। यहाँ दोस्तों ये जो ए बी है ये सीपी के समांतर है, और अगर देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये बीसी जो है त्रियक रेखा है। यहाँ दोस्तों ये दोनों जो है समांतर, तो ये तीसरा लाइन जिस प्रकार से आया हुआ है ये लाइन, इसे हम लोग त्रियक रेखा बोल सकते हैं। मतलब हमें एक भाषा लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ए बी समांतर सीपी, जहां बीसी त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है। ये जो बीसी है यह त्रियक रेखा है, और त्रियक रेखा होने के कारण यहाँ जो एकांतर कोण बनेगा, यहाँ ये एकांतर कोण के दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम इन दोनों का एक बार फिर से नाम लिख लेंगे। तो इस कोण का नाम फिर से हो जाएगा ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर, यहाँ इस कोण के बराबर हो रहा है, इस कोण का नाम दे सकते हैं बी सी एफ। यहाँ बच्चों बी सी एफ, एंगल बी सी एफ, ये हो गया हमारा एकांतर कोण से, ये हो गया हमारा एकांतर कोण से, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड,
यहाँ बच्चों इसे हम लोग मान लिए इक्वेशन सेकंड। अब आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन सेकंड है, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन की अगर तुलना करें हम लोग, इन दोनों इक्वेशन के LHS पद दोनों के दोनों बराबर है। कहीं न कहीं अगर हम लोग देखें तो इसका RHS पद भी बराबर होगा। मतलब हम समीकरण 1 और 2 से चले अगर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग चले तो 1 और 2 से दोनों का RHS बराबर हो जाएगा। मतलब एंगल FBC जो है ये इक्वल हो जाएगा एंगल BCF के। हाँ बच्चों, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। एक बार आप लोग फिगर में भी देख लें, FBC ये कौन हो गया आपका, और दूसरा हो गया आपका BCF, यानी कि BCF ये कौन हो गया, मतलब ये दोनों के दोनों कोण आपस में बराबर हो गया। अब आप लोगों को एक बात पता होगा कि समान कोण के सम्मुख भुजा भी, समान कोण के सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। यहाँ पे एक भाषा लिख लेना हमें, समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो ये दोनों कोण समान है, इसलिए इसका सम्मुख भुजा भी हमारा बराबर हो जाएगा। देखिए आप लोग FBC जो है ये कहाँ है, एक बार देख लेते हैं फिर से, ये है। इसके सामने में कौन सा भुजा बन रहा है, इसके सामने में ये जो कोण है FBC, इसके सामने में कौन सा भुजा बन रहा है, तो हमारा बन रहा है भुजा CF। और इस कोण की बात करें, इसके सामने में जो भुजा बन रहा है वो है हमारा BF। मतलब कहने का हुआ कि CF जो है वो BF के स्वतः बराबर हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं CF बराबर BF, CF बराबर BF। इसे मानना है तो इक्वेशन हम मान सकते हैं 3, इक्वेशन 3। तो इतने बात आप लोग समझ गए होंगे, तो हम चलते हैं अब आगे। तो देखिए, ऐसा कि अभी आप लोग देखें कि CF बराबर BF, यहां से आप लोग देख चुके हैं ये CF जो है ये BF के इक्वल हो गया है। तो अगर हम लोग बोले किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो वो जो त्रिभुज बनता है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हम इस त्रिभुज को, ये जो BCF त्रिभुज है, BCF ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जी हाँ बच्चों, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसे हम लोग मान लेते अभी इक्वेशन 3। अब देखिए आप लोगों को पता है दर्पण का जो द्वारक होता है वो काफी छोटा होता है। दर्पण का जो द्वारक होता है वो काफी छोटा होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि B जो है वो P के काफी निकट है। हम लोग मान लेते हैं कि B जो है P के काफी निकट है। वैसे आप लोग को दिख रहा है कि B काफी ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम समझाने के लिए B को काफी ऊपर रखे हैं, प्रैक्टिकली करके देखिएगा फिर समझ में आएगी बातें। ये B है वो P के काफी निकट है। काफी निकट होने के कारण हम B और P बिंदु को एक मान लेते हैं। जहां बच्चों B और P बिंदु को हम एक मान लेते हैं और एक मान करके हम गणना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि यहाँ अगर नहीं माने तो एक बात और लिख सकते हैं हम लोग, दर्पण का द्वारक काफी छोटा होता है, छोटा होता है। जो दर्पण का द्वारक होता है वो काफी छोटा होता है। इसलिए माना कि बिंदु P के काफी निकट है, काफी निकट है। ये जो बिंदु B है ये P के काफी निकट है। अभी आप लोग क्या देखे, CF बराबर BF। अब ये CF और BF इक्वल था इससे पहले। अब बिंदु B को हम P के निकट मान लिए हैं, बिंदु B को हम P के काफी निकट मान लिए हैं। तो क्या हम लोग BF के बदले में वहां पे PF नहीं लिख सकते हैं? क्या हम BF के बदले में, ये BF जो है BF, इसके बदले में हम लोग PF लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि BF जितना होगा उतना ही PF होगा, क्योंकि जितना मतलब B और P लगभग में इसी बिंदु पे है। दिख रहा है हमें ऊपर, लेकिन हम मान लिए हैं दर्पण के द्वारा काफी छोटा होने के कारण जो B है वो P के काफी निकट है। मतलब B से F तक जितना होगा उतना ये तो हमारा P से F तक होगा। हाँ बच्चों, या P से F तक जितना होगा उतना ही हमारा B से F तक होगा।
तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि PF बराबर BF, नहीं तो BF बराबर PF। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं PF बराबर BF, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 4, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 4। आइए हम लोग देखते हैं अब इक्वेशन 4 और 3 को थोड़ा सा। तो इक्वेशन 4 और 3 में देखा जाए तो इस दोनों का RHS जो है आपस में बराबर है। यहाँ बच्चों इन दोनों का जो RHS है वो आपस में बराबर है। इसका मतलब हम समीकरण 3 और 4 में अगर चले देखें तो इनका LHS भी अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम चलेंगे अब फिर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग चले तो LHS नहीं RHS बराबर है, LHS स्वतः बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का हुआ ये जो CF है ये CF ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये PF के बराबर हो जाएगा। हाँ दोस्तों CF जो है ये PF के बराबर हो जाएगा। तो अब आप लोग देखें ये है कहां पे, यहाँ है CF बराबर PF। अब आप लोग बोलेंगे, हमें कुछ बच्चे के मन में डाउट आ गया होगा कि हम BF क्यों नहीं लिए, हम PF क्यों लिए BF के बदले में, या फिर इन दोनों को बराबर क्यों किए। बराबर क्यों किए ये तो हम बता दिए आप लोगों को, क्योंकि दर्पण का द्वारा छोटा होता है जिसके कारण बिंदु B को P के काफी निकट मान लिए। अब यहाँ पे एक डाउट और है कि BF को हम PF के बराबर कर लिए और फिर PF और FC को बराबर किए, क्यों हमें PF बराबर FC ही पुराना था। तो मैं आप लोगों को बता दूं आपकी जानकारी के लिए, यहाँ जो हम प्रूव करने वाले हैं वो F बराबर R/2। आप लोगों को पता है ये बात, जो F है वो ये फोकस दूरी है। कहने का मतलब अब फोकस दूरी जो होता है ना वो ध्रुव से फोकस तक की दूरी होती है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे, और फिर ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होगी इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दो चीज का जरूरत पड़ा था यहाँ पे हमें, एक फोकस दूरी का और दूसरा हमारा एक वक्रता त्रिज्या का। मतलब फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक, वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। मतलब हम ध्रुव से ही क्यों चल रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि दर्पण में कोई भी दूरी अगर मापते हैं हम लोग तो वो ध्रुव से ही मापते हैं, इसलिए हम ध्रुव को पकड़ रहे हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक आने का प्रयास कर रहे थे और दूसरी बार यहाँ से यहाँ तक आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आप हमें बताएं क्या हमें B से F आना था तब? इस स्थिति में नहीं आना था। मतलब हमें आना था P से लेकर के F। इसलिए हम क्या किए, इसको काफी निकट मानते हुए, एक बिंदु मानते हुए हम इसे BF को PF के बराबर किए, फिर PF और FC को किसी तरह हम इक्वेशन के मुताबिक बराबर कर लिए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं अब थोड़ा सा। अभी तक निकल गया है CF बराबर PF, CF बराबर PF। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखें अगर तो CP का जो मध्य बिंदु बन रहा है वो F बन रहा है, क्योंकि मध्य बिंदु जो है, मध्य बिंदु कहने का मतलब हुआ दोनों पार्ट जो है आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हम बोल सकते हैं F जो है ये CP का मध्य बिंदु है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे F CP का मध्य बिंदु है, F जो है वो CP का मध्य बिंदु है। तो हम PF को कैसे लिख सकते हैं, PF को लिख सकते हैं तब संपूर्ण का आधा, या नहीं तो हम CF को लिख सकते हैं संपूर्ण का आधा। मतलब PF जो है PF उसे लिख सकते हैं CP का आधा, CP का आधा, यानी तो PF जो CF जो है CF को भी लिख सकते हैं हम लोग CP का आधा। तो दोनों चीज लिख सकते हैं, लेकिन हमें अब लिखना क्या है ये आप लोग बताएं। हमें जो अब लिखना है वो हमें लिखना है PF बराबर CP, मतलब संपूर्ण का आधा। तो हम ऐसा क्यों बोले आप लोगों को कि यही लिखना है, ये भी तो लिख सकते हैं, इसे क्यों हम छोड़े, कुछ तो कारण होगा इसका। तो इसे हम इसलिए छोड़े क्योंकि ये कह रहा है CF बराबर CP/2, यानी CF C से F। तो आप बताएं क्या C से F तक की दूरी माप पाएंगे हम कभी भी? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दूरियां हमेशा हम बार बार बोल रहे हैं वो ध्रुव से ही मापा जाता है। इसलिए हम लोग CF को छोड़ते हुए PF को मान लिए संपूर्ण का आधा। तो आइए लिख लेते हैं इसे भी, PF बराबर जो होगा वो CP का आधा हो जाएगा। PF बराबर जो होगा हमारा
वो सीपी का आधा हो जाएगा। अब देखिए आप लोग, ये जो पीएफ है, पीएफ यहाँ पे पी से एफ तक की दूरी क्या कहलाती है, यानी ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, तो फोकस दूरी कहलाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए अगर तो पीएफ यहाँ लिखे हैं, इस पीएफ की जगह पे हम लोग फोकस दूरी एफ का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि एफ हो गया यहाँ पे। फिर CP/2 लिखे हैं, सी से पी तक की दूरी देखिए कितना है, तो सी से लेकर के पी तक की दूरी यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब पीसी के बदले में हम लोग लिख सकते हैं सीपी के बदले या पीसी के बदले आर, और बटे में तो पहले से ही 2 है, तो ये हमारा निकला F बराबर R/2। हाँ दोस्तों, F बराबर R/2, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ऐसे भी, जो R है, R इसको यही रहने दें और ये 2 भागा में है, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाता है 2F। ये हमारा मिलता है R बराबर 2F। ये हमारा प्रूफ हुआ आज का ये सूत्र, यानी कि F बराबर 2। तो यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, लेकिन अगर हम वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग आज का ये अवतल दर्पण का जो सूत्र था, ये एक F बराबर R/2 आप लोग समझ गए होंगे, सीख गए होंगे और इसे नोट भी कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अब एक और दर्पण, एक और सूत्र है, इसी का सूत्र बोल रहे हैं या फिर एक दर्पण हम बोल दें, एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में भी हमारा एक है F बराबर R/2। हम उत्तल दर्पण के लिए भी जल्द ही एक लेके आएंगे वीडियो, जिसमें कि आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह से फिर से बताई जाएगी। तो बच्चों, आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।